1858। बगावत की आंच अभी ठंडी नहीं हुई थी। शहर के कोनों में अंग्रेजी बटालियनें डेरा डाले थी और नाना साहब का महल, जिसमें कभी शहनाइयां बजती थी, आज बंद दरवाजों की तरह कांप रहा था। महल के भीतर एक बालिका टिमटिमाते दिए के सामने बैठी थी। देवी मैना। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। पिता रणभूमि में बिखरी खबर बन चुके थे। घर की दहलीज ही उसका सहारा थी और दिए की लौ में वह रोज अपने पिता का चेहरा ढूंढती। उधर फाटक पर लौ खड़खड़ाहट हुई। अंग्रेजी टुकड़ी आ पहुंची। आगे आगे एक सेनानायक, चेहरे पर कठोरता, भीतर कहीं हल्की मानवता की परछाई। उनके पीछे पीछे गोले बारूद, फतेह का फरमान और एक ठंडा सा वाक्य। यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास है। सरकार ने इसे नष्ट करने का हुक्म दिया है। महल का सन्नाटा टूट गया। मेहराब के नीचे से मैना उठ खड़ी हुई। आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह धीरे धीरे आगे आई और बोली, यह सिर्फ मकान नहीं है, यह मेरा घर है। मेरी माँ यहीं सोई हैं। मेरे खिलौने, मेरी किताबें सब यहीं हैं। तुम इसे क्यों तोड़ोगे? इस घर का क्या अपराध है? सिपाही चौंके। सेनानायक ने अनमने से पूछा, तुम कौन हो बालिका? बस सीधी हो गई। मैं मैना हूँ, नाना साहब की बेटी। एक पल को सब कुछ थम सा गया। तोप का मुंह खामोश, आदेश हवा में अटक गया। सेनानायक की आंखों में दुविधा उतर आई, जैसे किसी कठोर पत्थर के भीतर से पानी रिस निकला हो। उसने धीरे से कहा, क्या इस महल को अभी उड़ा देना आवश्यक है? पीछे से फुसफुसाहट, आदेश तो आदेश होता है। लेकिन उस पल मैना की आवाज ने दीवारों को थाम लिया था। मेरी माँ चली गई। पिता लौटेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर यह घर उनसे मेरा वादा है। कृपया इसे मत तोड़ो। कुछ क्षणों की चुप्पी। तभी दूर से घोड़ों की टापें, धूल का बादल, भारी बूटों की दस्तक। जनरल ऑट्रम आ पहुंचे। चेहरा लोहा, स्वर भारी। तोपे अब तक क्यों नहीं बोली? सेनानायक ने विनय से कहा, सर भीतर एक बालिका है, नाना साहब की पुत्री। घर उजड़ जाएगा। जनरल की भौं से उड़ी। फौज जज्बात से नहीं चलती, फरमान से चलती है। मैना ने जनरल की ओर देखा। न भय न क्रोध, बस एक मासूम सी विनती। साहब, अगर यह घर आपके पिता का होता तो। जनरल के चेहरे पर एक पल को झुर्री से हिली, पर वह तुरंत सख्त हो पड़ी। उसने सेनानायक को आंखों से इशारा किया, काम तमाम करो। मगर सेनानायक टूटना नहीं चाहता था। उसने एक उपाय सोचा और यही मैना को भ्रम में डाल दिया। वह नरमी से बोला, बिटिया, हमें अंदर की तलाशी लेनी है। तुम जरा बाहर के आंगन में खड़ी हो जाओ, फिर तुम यहीं लौट आना। मैं वचन देता हूँ। मैना ने दिए को दोनों हथेलियों से ढका, जैसे किसी चिड़िया को बचा रही हो। वह 2 कदम पीछे हुई, दहलीज पर खड़ी रही, उम्मीद के सहारे। सेनानायक ने भीतर देखा। खाली गलियारे, दीवारों पर टिके हथियारों की परछाइयां और मेहराब से लिपटी माँ की सुगंध। उसने जनरल से धीमे से कहा, सर, बच्ची बाहर है अब। और फिर आदेश गूंजा। पहला गोला आसमान चीरता हुआ आया। दिया कांपा, हवा चीखी। महल की सबसे ऊंची मीनार धूल बनकर जमीन पर आ गिरी। मैना एक चीख में सिमट गई। मेरा घर। दूसरा, तीसरा, चौथा। ईंटें उखड़ती गईं, यादें राख बनती गईं। जिन दीवारों पर कभी पिता का हाथ ठहरा था, वे दीवारें हवा में बिखर रही थीं। धूल छटी तो आंगन में सिर्फ मैना थी। कलाई की चूड़ियां टूटी हुई, दिए की लौ किसी चमत्कार की तरह अभी भी जल रही थी। वह मिट्टी से उठी, राख से सनी हथेलियों से दिए को फिर थाम लिया और बेहद धीमे स्वर में बोली, अम्मा, मैं अब घर नहीं बचा पाई, पर आपकी लौ बुझने नहीं दूंगी। सेनानायक दूर खड़ा था, आंखें झुकी हुई। उसने जनरल की ओर देखा। जनरल ने नजरें फेर ली। फतेह का परचम हवा में फड़का, पर उसे शाम जीतने वाला कोई नहीं था। न फौज, न फरमान। हार सिर्फ एक मासूम का विश्वास था, जिसे भ्रम देकर तोड़ दिया गया था। यह कहानी एक महल की नहीं, एक बेटी के भरोसे की है, जिसे इतिहास ने तोपों से नहीं, छल से घायल किया था। और आज भी जब किसी पुराने खंडहर में दिया टिमटिमाता दिखे, तो समझ लेना, कहीं ना कहीं कोई मैना अपने घर का आखिरी उजाला बचाए खड़ी है।